हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों आपका जो बीए प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाचन संस्थान नामक टॉपिक स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पाचन संस्थान के जो प्रमुख और सहायक अंग होते हैं और किस प्रकार वो हमारे पाचन की क्रिया में मदद करते हैं और भोजन की पाचन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके बारे में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों भोजन के पचने की क्रिया के सहायक अंगों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आज अपनी क्लास में ये देखेंगे कि जो पाचन की क्रिया होती है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, आहार खाते हैं, ठोस रूप में, लिक्विड रूप में, चाहे जिस रूप में भी अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उसमें जो आपके पाचन में कुछ हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। पहले हम लोगों ने पाचन अंग को देखा कि कौन कौन से पाचन अंग में मदद करते हैं। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे भोजन को, आहार को पचने में, मतलब उनको इतना आसानी क्रिया होती है कि उसको रासायनिक क्रियाओं को वो परिवर्तित करते हैं और हमारे भोजन को पचाने में उनकी मदद मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज एंजाइम्स की, कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, एंजाइम्स प्रत्येक जीवित इकाई के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मतलब जीवित इकाई यानी कि जो जीवन है, मनुष्य में, सभी में जिसमें जीवन है, उसके लिए आपके जो एंजाइम्स होते हैं वे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स भोजन के पाचन, चयापचय, चयापचय तथा अवशोषण की प्रक्रिया, जो ये सारी प्रक्रिया होती है, इन सारी प्रक्रियाओं को करने में हमारा जो ये पाचन में एंजाइम्स काफ़ी मदद करते हैं। पहले पाचन की क्रिया होगी, यानी कि पाचन क्या है, हमने बताया था बच्चों कि पाचन वो क्रिया होती है कि जो भोजन को घुलित अवस्था में बदलकर पचने योग्य बना दे, वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी पाचन कहलाती है। चयापचय ये भोजन की क्रिया का जो लास्ट होता है कि ब्लड द्वारा हमारे जो भी पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा चयापचय की क्रिया कहलाती है। और हमारी जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है कि जो पोषक तत्व हमने खाया उसका पाचन हुआ, और पाचन के बाद उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो भी हम लोग भोजन में आहार को ग्रहण करते हैं, उनके सारे पोषक तत्वों को वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, यानी कि हमारी जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिल जाती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी अवशोषण कहलाती है। तो इन सारी क्रियाओं में हमारे जो ये एंजाइम्स होते हैं काफ़ी मदद करते हैं और ये सारी प्रक्रिया को पूरी करने में सहायता भी करते हैं। तो हमारे जो इनके कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम्स की कुछ क्वालिटी यानी कि कुछ गुण भी होते हैं कि उनके गुण को हम लोग देखते हैं। पहला होता है ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक यानी कि किसी चीज़ को वो मतलब उभार के उस चीज़ को पकने में या उसको पाचन में हमारे मदद करते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं पे करते हैं। ये सब हमारे रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन होंगे जब हमारे भोजन में एंजाइम्स मिलेंगे या हार्मोन्स मिलेंगे, तो हमारे रासायनिक परिवर्तन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो ठीक है, ये उत्प्रेरक की भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा कार्य, ये जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया, वायरस, जो बैक्टीरिया जो भी उनके द्वारा ये यूज़ किए जाते हैं। तीसरा इनकी क्वालिटी, ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कोलाइड होते हैं, यानी कि प्रोटीन इनमें पाया जाता है। जो ये एंजाइम्स, इसमें क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। चौथा आपका घुलनशील कोलाइड होते हैं। ये घुलनशील कोलाइड होते हैं। जब ताप बढ़ेगा, यानी कि आप हम कोई गरिष्ठ भोजन खाएंगे या कुछ ज़्यादा तीखा खाएंगे या मांसाहारी भोजन खाएंगे, हमारे शरीर में कुछ भी होगा, ताप बढ़ेगा, तो ये जो एंजाइम्स की प्रवृत्ति होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। इनके एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर में हर जगह में, हर शरीर के जो हमारे पाचन संस्थान के मुख्य जो अंग होते हैं उनमें अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं और वो अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पोषक तत्वों पे
कार्य करते हैं। तो जो एंजाइम्स जहाँ से निकलते हैं फिर वहाँ से वो पोषक तत्वों पे अपने प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हमने बच्चों पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो भोजन के पचने की क्रिया होती है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जब हम भोजन को अपने मुख में रखते हैं तो वहीं से हमें जो लार होते हैं, सैलवस होते हैं, हमने पिछले में बताया था लार ग्रंथियों के बारे में कि जो कडमूल लार ग्रंथियाँ होती हैं, अधोमुख लार ग्रंथियाँ, अधोश्री लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो उन लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है और वो हमारे भोजन में आके मिल जाता है, जिससे वहीं से हमारे भोजन के पचने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट युक्त हम कोई भी चीज़ खाते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं उसके पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। वसा की तो जाके अमाशय या फिर वहाँ पे होती है, लेकिन हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया होती है वो हमारे ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ हमारे है कि इसमें किसमें कौन से ये आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनकी प्रकृति कितनी होती है, उनका पीएच कितना होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। मुंह में जो होता है हमारा टाइलिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, मुंह में हमारे कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? टाइलिन नामक। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इनकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय, ठीक है, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और इनका पीएच कितना होगा? 7.3, ठीक है। और इस किस पे क्रिया करेंगे? स्टार्च पे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करेंगे। तो टाइलिन किस पे क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पे, यानी कि स्टार्च पे, कार्बोज पे क्रिया करेगा, ठीक है, ये कार्बोज पे क्रिया करेगा, ओके, ये किस पे क्रिया करेगा? कार्बोज पे करेगा। अब बात कर लेते हैं, मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है और ये स्टार्च पे क्रिया करता है। अब दूसरी बात आ गई अमाशय की। तो अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इनका जो होता है अलग अलग पे अलग अलग क्रिया करते हैं। तो अमाशय में सबसे पहले रेनिन की बात कर लेते हैं। ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, इसका पीएच 6.65 होता है और ये रेनिन जो है दूध के केसिन पे क्रिया करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। तो वो किस पे क्रिया करता है? तो रेनिन जो है ये किस पे क्रिया करेगा? केसिन पे करेगा। और ये केसिन क्या है? दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं हम लोग? केसिन कहते हैं। अब आगे बात पैप्सिन की। तो ये पैप्सिन किस पे क्रिया करता है? प्रोटीन युक्त आहार जो भी हम लेंगे तो प्रोटीन युक्त आहार पे पैप्सिन एंजाइम्स जो होता है हमारा किस पे क्रिया करेगा? प्रोटीन पे, क्योंकि प्रोटीन नामक एंजाइम्स में वो पाया जाता है। अब आती है बात लाइपेज की, ठीक है, ये लाइपेज किस पे क्रिया करेगा? ये लाइपेज वसा, जो वसा युक्त हम कुछ पदार्थ खाएंगे उस पे ये लाइपेज आपका जो एंजाइम्स है ये आपके वसा पे क्रिया करके उसको वसीय अम्ल में तोड़ेगा। और पेप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करके उसको एमिनो एसिड में तोड़ेगा। और जो आपका टाइलिन है वो क्षारीय पदार्थ को स्टार्च पे क्रिया करके उसको किस पे तोड़ेगा? वो ग्लूकोज को पे तोड़ेगा। कार्बोज की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाती है? ग्लूकोज हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे जो पाचन संस्थान के मुख्य अंग है उससे कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और वो किस पे क्रिया करके भोजन को पचने में हमारी मदद करते हैं। तो ये बात हो गई एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एक जीवित इकाई के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व होते हैं। ये हमारे भोजन के पाचन और शोषण और चयापचय में हमारी काफ़ी मदद करते हैं और इनके क्रिया करने की प्रवृत्ति हर पोषक तत्वों पे अलग अलग होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हार्मोन की। हार्मोन क्या होते हैं? ठीक है, हार्मोन बच्चों हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है, एक नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक नलिका वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हार्मोन्स वो होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक स्राव होते हैं। ये डायरेक्ट हमारे शरीर में जाके मिल जाते हैं, यानी कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां, यानी कि ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं और डायरेक्ट हमारे शरीर में जाके जहाँ जरूरत होती है वहाँ मिल जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे हार्मोन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो ये हार्मोन्स भी जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पाचन की क्रिया के लिए, हमारे और भी अंगों के शरीर के विकास के लिए। तो ये हमारे हार्मोन्स शरीर में बनते रहते हैं और अलग अलग शरीर के जो हमारे सहायक अंग होते हैं पाचन संस्थान के, उनमें इन हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये हमारे पाचन में भी मदद करते हैं। फिर हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स परिवर्तन होते रहते हैं कुछ बीमारियों के लिए, तो उसमें भी हार्मोन्स की भूमिका काफ़ी होती है।
ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्लूकागोन की। ठीक है, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है आपका, ये अग्नाशय नामक जो ग्रंथि हमारी है, हमने पिछले सहायक में बताया था पाचन संस्थान में अग्नाशय बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। तो ये ग्लूकान कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपशिखाओं के माध्यम से ही अग्नाशय से ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ये भोजन को पचने में भी काफ़ी मदद करता है और उनको वो सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन की। जो आपका ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी अधिकता जब हो जाती है हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स जब अधिक कम हो जाता है, तो वही चीज़ हमें जो डायबिटीज़ या मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उनमें इंसुलिन की मात्रा ही कम हो जाती है, यानी कि इंसुलिन बनता ही नहीं है उनके शरीर में, तो उनको बाहर से इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन की मात्रा को दी जाती है। जो ये इंसुलिन है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज युक्त हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। तो वही यही ग्लाइकोजन हमें ज़रूरत के समय, जब हम बीमार होते हैं, किसी चीज़ में होते हैं, फिर मांसपेशियों में या यकृत में स्टोर होता है। फिर यही ग्लाइकोजन आपका किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो हमें उस चीज़ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन के द्वारा ही बदला जाता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें मधुमेह नामक बीमारी, और इंसुलिन की मात्रा जब कम होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और वही हमारे पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है ग्लूकोज की मात्रा, तो वही आपका चीनी का रोग या आपका डायबिटीज़ के रूप में, हम लोग मधुमेह के रूप में उसे जानते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को का स्रावित भी कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय ही इंसुलिन की मात्रा को बनाती है और आउटर लैंगरहैंस की दीपशिखाओं से वो स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय नामक जो आपकी ग्रंथि है, नामक ग्रंथि से, ठीक है, अग्नाशय नामक ग्रंथि से क्या इंसुलिन स्रावित होता है और हमारे पाचन की क्रिया में और मधुमेह के में जो भी हमारी सहायता करता है। अब आती है बात थायरॉक्सिन की। ठीक है, थायरॉक्सिन आपका जो ये थायरॉक्सिन है, थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है। इसकी कमी से वही हमारा जो होता है घेंगा नामक रोग हो जाता है, लेकिन इस समय ये पाचन में भी हमारी काफ़ी मदद करता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से निकलता है, और इसकी कमी से हमें घेंगा नामक रोग हो जाता है। अक्सर ये पहाड़ी इलाकों के लोगों को ज़्यादा होता है। इसमें गले के पास जो एक सूजन टाइप की हो जाती है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला वो थायरॉक्सिन होता है। तो बच्चों ये था आपका कि हार्मोन्स हमारे कैसे होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, और हमारे किस पाचन संस्थान में भी काफ़ी हमारे मदद करते हैं। तो हार्मोन्स मानव शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक स्राव को क्या कहते हैं? हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। हाँ, और ये जो आपके थे एंजाइम्स थे, एंजाइम्स को भी हम लोगों ने देखा, और हार्मोन्स के भी बारे में जानना। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग अपने पाचन संस्थान को सही रखने के लिए, यानी कि उसको स्वस्थ रखने के लिए। तो आज तक हम लोगों ने अपने पिछले 2 लेक्चरों में देखा कि पाचन संस्थान को के कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं और हमारी पाचन की क्रिया कैसे चलती है। तो बच्चों पाचन की क्रिया हो गई, पाचन की जो पूरे था वो हम लोगों ने देखा, और एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में भी जान लिया। तो ये भी जानना आवश्यक होता है बच्चों कि हम लोगों को अपने पाचन संस्थान को स्वस्थ भी रखना चाहिए। हम लोगों को वैसा ही आहार, सबसे पहले हम लोगों को सरल आहार लेना चाहिए।
सरल आहार से मतलब है कि आहार ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आहार थोड़े थोड़े इंटरवल पे लेना चाहिए, एक साथ ही नहीं बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर ले, जैसे पाचन की क्रिया बाधित होती है। हमको थोड़े थोड़े इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा आहार लेना चाहिए, जिससे पाचन की क्रिया पूरी होती जाए, उसके बाद हमें आहार को ग्रहण करते जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में हम लोगों को पानी की मात्रा को भी रखना चाहिए, जैसे वो हमारे पाचन की क्रिया में काफ़ी हमारी मदद हो सके। अगर हम लोग अपने आहार को ही सही नहीं रखेंगे तो पाचन की क्रिया बहुत बाधित होगी, और जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के रोग से हम लोग ग्रसित होते हैं। तो फिर हम लोगों के ही ये होता है कि हम अपने आहार में ज़्यादा मिर्च मसाले या फिर ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल ना करें। इंटरवल पे 2 घंटे 3 घंटे के इंटरवल पे थोड़े थोड़े आहार की मात्रा को हम लोगों को लेते रहना चाहिए, कि जिससे हमारे आमाशय में जब भोजन की पाचन की क्रिया होती है तो वो पाचन की क्रिया पूरी होती जाए और आहार की मात्रा भी बचती चली जाए। फिर हमने बताया था कि पहले पाचन होगा और शोषण और फिर चयापचय की क्रिया होती है। तो चयापचय की क्रिया जब लास्ट में होती है हमारे शरीर में, उस समय तक हमारे जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो शरीर द्वारा हमारे अवशोषित कर लिए जाते हैं, और रक्त के माध्यम से धमनियों शिराओं में जो हमारे रक्त की नलियाँ बहती हैं उसके द्वारा ही कोशिकाओं को, ऊतकों को, हमारे शरीर के सभी मतलब पूरे शरीर में पोषक तत्व की मात्रा पहुंच जाती है। तो हमारे को आहार में हर प्रकार के जो 6 पोषक तत्व होते हैं उनको शामिल करना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, सभी चीज़ों को थोड़े थोड़े आहार की मात्रा में हमें शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे पाचन का कार्य जो हो वो मतलब आसानी से हो, और उसको ज़्यादा लोड ना हो, कि हमारे आहार का तंत्र, जो पाचन तंत्र के सारे संस्थान के अंग हैं वो सारे ठीक प्रकार से कार्य करते रहें। और जो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स की बात है, ये हमारे शरीर में ये प्रतिदिन बनते रहते हैं और इनकी अपने अपने कार्य हैं, और वो उस कार्य में हमारी मदद करते हैं। और इंसुलिन के बारे में हमने जो बताया आपको, जैसे इसकी कमी से हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि के से थायराइड नामक रोग हो जाता है। तो ये हार्मोन्स की कमी से भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमारे जो ये पाचन संस्थान है इनमें इनको काफ़ी मदद करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा अपनी क्लास में कि एंजाइम्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हम लोगों का ये जो आज का ये पाचन संस्थान है, ये चैप्टर आपका आज यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पेशीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, कि हमारी मांसपेशियों का जो हमारा ये शरीर है, पहले एक हड्डियों का एक ढांचा है, उसके ऊपर मांसपेशियाँ, और मांसपेशियों के ऊपर क्या होती है, त्वचा होती है। तो हम लोग अपने जो मांसपेशियाँ से ही के द्वारा ही हमारे शरीर को हिलने डुलने सब चीज़ में मदद मिलती है। तो अगला जो हम लोगों का लेक्चर होगा, स्टार्ट करेंगे हम, वो क्या होगा, पेशीय संस्थान के बारे में देखेंगे कि हमारे पेशीय संस्थान में क्या क्या चीज़ें, और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।